Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the Election Commission of India के perspective से है। स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा महाराष्ट्र एंड झारखंड का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं उनको यहाँ पे अनाउंस किया गया। स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के साथ ही जिन स्टेट्स के वहाँ पे बाईपोल इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होंगे उनका भी जो शेड्यूल है उसको अनाउंस किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल है उसको अनाउंस किया जाता है किसी भी पार्टिकुलर एरिया, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिगार्डिंग में या किसी स्टेट के पर्सपेक्टिव से, वैसे ही उस एरिया के अंदर आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली क्या है कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पर्सन यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं उनको यहाँ पे आप देखिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इनिशियल फेज के समय में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही इसको आप देखिए कि कैरी आउट किया गया था। पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही केरल के वहाँ पे लेटर फॉर्म के अंदर 1962 के समय आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा कि इलेक्शन का जो एक्सपेंस है, इलेक्शन का जो आपका खर्चा हुआ करता है किसी भी कैंडिडेट का, तो उसका एक लिमिटेशन यहाँ पे लगाया जाता है। कितना जो कैश है वो कैरी करना है, कितना जो कैश है वो कैरी करना है, उसका भी जो लिमिटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि स्टूडेंट्स, कैश के रिगार्डिंग में यहाँ पे लिमिटेशंस इस वजह से लगाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि आप देखिए कि अगर कैश का यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ तो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के रिगार्डिंग में जो मोर मनी पर्सन है, जिनके पास में ज़्यादा पैसा है, तो वो लोग मनी के बेसिस पे जो यहाँ पे वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे मनी का एक लिमिटेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाता है, यहाँ पे आपको जो लोकल लेवल के ऊपर इलेक्शन के जो ऑफिशियल्स हैं या स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा स्वीप का एक प्रोग्राम है वो चलाया करते हैं। स्वीप का एक प्रोग्राम बेसिकली आप देखिए कि जो वोटिंग का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में, अवेयरनेस के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्वीप का जो प्रोग्राम है यहाँ पे हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। तो आप देखिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ही अगर वायलेशन किसी के द्वारा किया जाता है तो एक आपको सी विजिल का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। सी विजिल बेसिकली क्या है, सिटीजन्स का विजिलेंस है कि सिटीजन्स के द्वारा भी यहाँ पे किसी भी पर्सन के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया गया है तो उसका जो कंप्लेन है वो फाइल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि जिन पर्सन्स के द्वारा अपना जो नॉमिनेशन पेपर्स है वो फाइल किया जाएगा, क्या उनके द्वारा भी कोई ओथ है उसको कैरी किया जाता है कि जो पर्सन यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करेंगे क्या उनके द्वारा भी कोई ओथ को कैरी किया जाता है। क्या उस ओथ के बारे में हमारे शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन किया गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं क्या उनके द्वारा कोई ओथ लिया जाएगा और क्या उसके बारे में शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन है या नहीं है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ये आपका होमवर्क है। अगर आपको नहीं पता है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि पॉलिटी के रिगार्डिंग में एक बुक है लक्ष्मीकांत जो आप भी रीड करते होंगे। तो आप देखिए कि उस बुक के अंदर में जो चैप्टर 3 है वहाँ पे कुछ टेबल्स मेंशन है, शेड्यूल के पर्सपेक्टिव से भी टेबल्स मेंशन है, तो आप वहाँ पे जाके इनको रीड कर सकते हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि यहाँ पे जो कुछ स्टेट्स के वहाँ पे जो बाईपोल इलेक्शन है उसको भी अनाउंस किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और कुछ हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है जहाँ पे जो वैकेंसी है वो क्रिएट होने की वजह से बाईपोल है उसको अनाउंस किया गया है। स्टूडेंट्स, बाईपोल के बारे में आपको एक तो जानकारी ये होना चाहिए कि बाईपोल इलेक्शन कब कंडक्ट होते हैं। बाईपोल इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं कि वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट हुआ हो। वैकेंसी किस वजह से क्रिएट होगा, क्या तो आप देखिए कि उस कैंडिडेट के द्वारा अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया गया होगा, क्या वो कैंडिडेट अदर पोस्ट के लिए इलेक्टेड हो चुका है तो अपना जो रेजिग्नेशन वहाँ पे दिया गया हो उस वजह से
और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें किसी एक पर्सन का जो डेथ होने की वजह से या किसी केस के अंदर कन्विक्ट होने की वजह से उनको अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट करना हुआ हो, तो ये कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से बाईपोल वहाँ पे कंडक्ट होता है। क्या स्टूडेंट जो बाईपोल जब कंडक्ट होगा तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो यहाँ पे जो इलेक्ट होके जो पर्सन आता है, क्या उनको कम्प्लीटली 5 ईयर का टेन्योर आपको देखने के लिए मिलेगा, या जो कम्प्लीटली जो लोकसभा है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जितना टेन्योर बचा है वही टेन्योर उसको कंप्लीट करना होता है। तो स्टूडेंट्स जितना हमारा पार्लियामेंट या आप देखिए कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन बचा है उसी टेन्योर के अकॉर्डिंग उनको टेन्योर यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा आपको एक और जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर लेस देन 1 ईयर का समय बचा है, अगर लेस देन 1 ईयर का समय बचा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर के अंदर में या पार्लियामेंट के टेन्योर के अंदर में, तो उस समय बाईपोल है वो नहीं कंडक्ट किया जाता है। वैकेंसी जब क्रिएट होती है किसी भी एरिया के अंदर, जब वैकेंसी क्रिएट होगी तो विद इन द 6 मंथ के अंदर यहाँ पे जो इलेक्शंस कंडक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स हमारे जो CEC हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके द्वारा आप देखें कि जो एग्जिट पोल्स हैं उनके बारे में भी, या जो आप देखिए कि टीवी के ऊपर रिजल्ट के दिन जिस तरीके से जो ट्रेंड यहाँ पे शो किया जाता है उसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस को रेज किया गया। फर्स्ट तो आप देखिए कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके द्वारा बताया गया कि रिजल्ट के डे आप देखिए कि जो टीवी चैनल्स है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से जो ट्रेंड को शो किया जाता है कि आप देखिए कि काउंटिंग स्टार्ट हुआ है 8:30 का जो समय है, या आप देखिए कि 9 मॉर्निंग के समय जो 9 का जो समय है उस समय बेसिकली फर्स्ट ट्रेंड है उसको एनालाइज किया जा सकता है। बट जो जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कि एवरी मिनट के बेसिस पे आपको जो अप एंड डाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो वो भी एक क्वेश्चंस को रेज करता है कि उनके द्वारा कहाँ से वो जो डाटा है वो लिया जाता है, इस तरीके से इतने अर्लियर फेज के अंदर किस तरीके से जो ट्रेंड्स हैं उनको शो किया जाता है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एग्जिट पोल्स के बारे में, तो आप देखिए कि एग्जिट पोल यही है कि आप देखिए कि आपका ये बूथ है, बूथ से कोई पर्सन यहाँ से निकलता है, एग्जिट करता है, उस समय सर्वे एजेंसी के जो पर्सन्स है उस बूथ के ऊपर हैं उनके द्वारा उनका ओपिनियन लिया जाएगा। ओपिनियन को आप देखिए कि यहाँ पे ऐड किया जाता है उनके सर्वे का जो सैंपल है उसके अंदर में। अब एक सर्वे का जो सैंपल है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में आपको बहुत कम सर्वे का सैंपल है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि उसी के बेसिस पे उनके द्वारा ट्रेंड बताया जाएगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना जो सीट्स है वो मिलेगा इस इलेक्शन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये सर्वे एजेंसीज के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस को रेज करता है, उनका जो सैंपल साइज है। आप देखिए कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर टफ फाइट है मीन्स यहाँ पे इलेक्शन का जो विक्ट्री का जो मार्जिन है वो लेस देन 5000 के आसपास है, तो आप देखिए कि जो सैंपल साइज है वो यहाँ पे रॉन्ग है वो हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि इलेक्शंस के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि इलेक्शंस जहाँ पे कंडक्ट हुए जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ पे तो जम्मू एंड कश्मीर के जो न्यू CM हैं उनके द्वारा आप देखिए कि ओथ है उसको कैरी आउट किया जाएगा, तो उसी के बारे में मेंशन किया गया है कि ओथ के अंदर में उनके द्वारा अपने जो पॉलिटिकल जो उनका अलायंस है उससे रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको इन्वाइट किया गया है ओथ प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे विक्टोरिया जो मेमोरियल है उसके बारे में बताया गया। स्टूडेंट्स विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपको इंडो सारासेनिक जो आर्किटेक्चर है उसका एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। अब आप देखिए कि इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर है वो क्या है। स्टूडेंट्स इंडो सारासेनिक जो आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर आपको नियो मुगल आर्किटेक्चर के नाम से भी इसको जाना करते हैं, या जो ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस है कि इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर ब्रिटिश का कुछ इन्फ्लुएंस है उसको ऐड किया गया जिसको कि इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर का जो नाम है वो दिया गया है। क्वीन विक्टोरिया के मेमोरी के अंदर में इस मोन्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट किया गया था कलकत्ता के, वहाँ पे सिचुएटेड है, उसकी एक फ़ोटो को शो किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो क्वीन विक्टोरिया है किसी भी यहाँ पे जो मोनार्क है उसके मेमोरी के अंदर में वन ऑफ द लार्जेस्ट मोन्यूमेंट है आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको 1906 के समय स्टार्ट हुआ था। 1906 के समय इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया का जो डेथ है उसके बाद में। लॉर्ड कर्जन नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा बंगाल को डिवाइड किया गया था वो वाइसरॉय हुआ करते थे इंडिया के।
और 1921 के समय इसका जो वर्क है वो कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। मार्बल का यहाँ पे यूज किया गया है, वाइट मार्बल का यूज है। वाइट मार्बल आप देखिए कि राजस्थान के अंदर एक जगह है मकराना, मकराना का जो मार्बल है उसको यूज किया जाता था उस समय मोन्यूमेंट्स के वहाँ पे। तो 1921 के समय हमारे जो वाइसरॉय कौन हुआ करते थे, आपको वाइसरॉय देखने के लिए मिलते हैं लॉर्ड रेडिंग नाम के जो पर्सन हैं। विलियमसन एम्बरसन नाम के आर्किटेक्ट हैं, उनके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। हमने वाइट मार्बल के बारे में देखा, मोन्यूमेंट्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होना चाहिए स्टूडेंट, जब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तो उस समय कलकत्ता इंडिया का कैपिटल हुआ करता था। ब्रिटिश जो एम्पायर है, ब्रिटिश का जो कॉलोनी इंडिया था तो उसका एक कैपिटल हुआ करता था। बट 1911 के समय आपको देखने के लिए मिलता है कि कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया गया था दिल्ली के रिगार्डिंग में। और स्टूडेंट्स जब भी हम 1911 के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होना चाहिए कि 1911 ही वो समय है जब हमारा जो जन गण मन नेशनल एंथम है उसको फर्स्ट टाइम गाया गया था कलकत्ता सेशन के वहाँ पे। कलकत्ता के वहाँ पे सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसी के अंदर में उसको फर्स्ट टाइम गाया गया था 1911 के समय में। तो स्टूडेंट्स ये विक्टोरिया मेमोरियल के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप देखिए कि जो इंडो सारासैनिक जो आर्किटेक्चर है उसको गोथिक आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सैंड आर्ट का जो फेस्टिवल है, सैंड आर्ट का फेस्टिवल कहाँ पे, उड़ीसा के वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है, दिसंबर के समय ये कंडक्ट होगा। आप देखिए कि लॉर्ड जगन्नाथ का जो फोटो है उसको शो किया गया है। यहाँ पे आपको इंडिया के जो एक फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस है सैंड का जो यहाँ पे आर्ट है उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट सुदर्शन पटनायक उनका नेम है, सुदर्शन पटनायक उनका नेम है। सैंड का आर्ट के रिगार्डिंग में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सुदर्शन सुदर्शन पटनायक उनका नेम है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कहाँ पे ये फेस्टिवल को यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा, आप देखिए कि चंद्रभागा जो बीच है, चंद्रभागा जो बीच है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि कोणार्क बीच के नाम से भी जाना करते हैं। कोणार्क का जो आप देखिए कि कोणार्क के वहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ को जो डेडिकेटेड टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, वो भी वहीं पे ही सिचुएटेड है। और उसी के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में अराउंड 30 to 45 के आसपास किलोमीटर का एरिया है, जिसके अंदर में आपको जो आप देखिए कि जो ब्लैक पगोडा है, जो हमारा कोणार्क का जो सन टेम्पल है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड जो टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, उसके बारे में, तो आप देखिए कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी हुआ करता था। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक पर्सन है अंतावर्मम चौड़ागंगा नाम के जो रूलर हैं, उनके द्वारा इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किया गया था। स्टूडेंट जब भी हम गंगा डायनेस्टी के बारे में रीड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो कर्नाटका का जो रीजन है वहाँ पे भी एक गंगा डायनेस्टी है, उसका रूल हुआ करता था हमारा जो मेडिवल का जो समय है या जो इनिशियल फेज ऑफ मेडिवल है उस समय में। तो ये गंगा डायनेस्टी के बारे में हमने रीड किया। उसके जो अंतावर्मन चौड़ागंगा है उनके द्वारा जगन्नाथ टेम्पल को बनाया गया है। सुदर्शन पटनायक नाम के वो पर्सन हैं जिनके लीडरशिप के अंदर ये सैंड आर्ट फेस्टिवल है उसको कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे जब भी बीच के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको एक पता होना चाहिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हुआ करता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है बीच के रिगार्डिंग में। इंडिया के अंदर कुछ बीच हैं जिनको कि ये सर्टिफिकेट दिया गया है, उनके वर्किंग कंडीशंस के रिगार्डिंग में, कितना इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में सस्टेनेबल है वो बीच का एरिया, वहाँ पे वेस्ट का किस तरीके से मैनेजमेंट हुआ करता है, ऐसे कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके रिगार्डिंग में फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन जो डेनमार्क बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये जो बेसिकली आप देखिए कि सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। तो स्टूडेंट जो चंद्रभाग बीच है वो इंडिया का फर्स्ट बीच था जिसको कि यहाँ पे जो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन के द्वारा जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है वो दिया गया था। तो फर्स्ट बीच है इंडिया का जिसको कि यहाँ पे फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन के द्वारा ये जो सर्टिफिकेट है वो दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के ही बारे में है जिसको अभी रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज है वो अनाउंस किया गया। ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली आप देखिए कि हिरोशिमा एंड नागासाकी
हिरोशिमा एंड नागासाकी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएसए के द्वारा वहाँ पे जो बॉम्ब है वो गिराए गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं वो वहाँ पे उनका जो डेथ देखने के लिए मिला। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाए, उसके बाद में भी उनके वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट वो देखने के लिए मिलेगा उनकी लाइफ के अंदर में। तो आप देखिए कि बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो आपको निहोन, उनका जो नाम है निहोन, निहोन आप देखिए कि हिंदनक्यो, निहोन हिंदनक्यो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हिंदनक्यो। तो स्टूडेंट्स ये निहोन हिंदनक्यो नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि नोबेल पीस प्राइज है, उसके लिए अनाउंस किया गया है। आप देखिए कि जो सर्वाइवर जो पर्सन्स है हिरोशिमा एंड नागासाकी के अंदर, जो सर्वाइवर पर्सन्स हैं उनको हिबाकुसा के नाम से भी जाना करते हैं। हिबाकुसा उनका नेम हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स हिबाकुसा उनका नेम है। तो आप देखिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन या जो सर्वाइवर पर्सन्स है उनका बेसिक कैंपेनिंग क्या था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका जो डिसआर्मामेंट है वो किया जाए। न्यूक्लियर जो रेस है वो कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे उसको एज ए रेस के रूप से ना कैरी आउट किया जाए कि मैक्सिमम हमें जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको यहाँ पे अचीव करना है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि प्रेजेंट अगर हमारा जो कंट्री या कंट्रीज़ का जो सिचुएशन के बारे में डिस्कस करें, आप देखिए कि स्टूडेंट्स रसिया के द्वारा कहा गया था कि किसी की कंट्री के द्वारा उनके अगेंस्ट में जो यहाँ पे अटैक्स किया गया तो वो यहाँ पे जो न्यूक्लियर अटैक्स हैं वो भी कैरी कर सकते हैं। रसिया के द्वारा अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स उनको बेलारूस के वहाँ पे भी डिप्लॉय किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि रसिया के अलावा अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इजराइल जो कि वेस्ट एशिया के अंदर में कंटिन्यूस आप देखिए कि जो इजराइल है उसके द्वारा जो यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वहाँ पे अटैक किया गया है। यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उसके ऊपर अटैक किया गया है। कंटिन्यूस यहाँ पे जो न्यूक्लियर जो आपको जो रेस है वो देखने के लिए मिलता है। वेस्ट एशिया के अंदर जो डिस्टर्बेंस का जो सिचुएशन है वो तो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हिरोशिमा एंड नागासाकी के वहाँ पे जो एवरेज एज है 1.5 लाख के आसपास जो पर्सनस है उनका डेथ हुआ था। मैनी मोर आप देखिए कि स्टिल आप उनका जो इफेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रेडियो एक्टिविटी का जो इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है उसको प्रपोज किया गया, उनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। हिबेन कासू जो हिबा कासू कुसा नाम के जो पर्सन्स हैं जो सर्वाइवर्स हैं उनकी आप देखिए कैंपेनिंग यही है कि न्यूक्लियर वेपन को हमें यहाँ पे अबोलिश करना है। तो उसी के रिगार्डिंग में कंसेंसस के डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्या स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा एनपीटी है उसको साइन किया गया है। एनपीटी को इंडिया के द्वारा स्टूडेंट्स यहाँ पे रेटिफाई नहीं किया गया है। इंडिया है, इजराइल है, पाकिस्तान है, ये कुछ ऐसे कुछ कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि एनपीटी है उसको नहीं यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। तो स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियर के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि जब यूएसए के द्वारा जो बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी के वहाँ पे, तो उनका जो नेम है वो क्या था। क्या उनका जो नेम है वो आप देखिए कि आपको नेम उनका पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर से बताना इसके बारे में, क्योंकि आप देखिए कि बोथ नेम्स का बोथ जो बॉम्ब्स हैं उनका यहाँ पे नेम है। क्या स्टूडेंट्स उन बॉम्ब्स का जो नेम है लिटिल बॉय एंड फैटमैन, इस तरीके से उनका जो नेमिंग है वो किया गया था। आप देखिए कि इन बॉम्ब्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके रिगार्डिंग में एक मूवी है वो भी रिलीज हुआ था लास्ट ईयर, तो उस वजह से भी ये जो टॉपिक्स हैं वो न्यूज़ के अंदर हैं। तो हो सकता है कि कभी इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ, तो आपको पता होना चाहिए कि उनका नेम है वो क्या हुआ करता था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए स्टूडेंट जो 16 अक्टूबर का जो डे है, 16 अक्टूबर का जो डे है उसे हम वर्ल्ड फूड डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड का जो फूड डे है उसके रूप से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। आप देखिए कि 16 अक्टूबर यहाँ पे हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है फूड के रिगार्डिंग में। फूड के रिगार्डिंग में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो आपको पता होना चाहिए फूड एंड एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर है। इंटरनेशनल जो फूड का आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो फंड देखने के लिए मिलता है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि इंटरनेशनल ये फंड है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी है। जब कोविड का जो समय था तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही पीस का जो प्राइज है वो अनाउंस किया गया था 2020 के समय में। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे रोम जो इटली का वहाँ पे है, रोम आप देखिए कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रोम के वहाँ पे आपको हेडक्वार्टर है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट एडिटोरियल के बारे में, 3 एडिटोरियल हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट में आप देखिए कि यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि हमारे यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें हमें अचीव करना है 2030 तक। कुछ हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें हमें अचीव करना है 2030 तक, जिसके अंदर एक गोल आपको हंगर के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है कि जो भूखमरी है उसको हमें ख़त्म करना है। फूड इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको हमें रिड्यूस करना है और किसी भी फॉर्म के अंदर जो माल न्यूट्रिशन है वो नहीं होना चाहिए। कौन सा एसडीजी है स्टूडेंट्स? ये क्या एसडीजी नंबर 2 है जिसके अंदर हंगर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स हंगर को हमें एंड करना है, जो यहाँ पे भूखमरी है उसे हमें एंड करना है। जो भी फूड इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है। फूड का जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, फूड का जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको हमें रिड्यूस करना है। और एनी फॉर्म ऑफ जो मालन्यूट्रिशन है, एनी फॉर्म ऑफ जो हंगर का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी यहाँ पे रिड्यूस करना है। तो स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में प्रेजेंट कंटेक्स्ट को बताया गया है। प्रेजेंट वर्ल्ड के रिगार्डिंग में आप कंटेक्स्ट को देखिए। आप देखिए कि कंटेक्स्ट यहाँ पे ये बताया गया कि प्रेजेंट समय में आपको यहाँ पे जो अटैक्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट हैं, प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। क्लाइमेट का जो वल्नरेबिलिटी है वो इंक्रीज हुआ। एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लाइमेट का जो वल्नरेबिलिटी है वो इंक्रीज हुआ। एक्सट्रीम जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट्स इकोनॉमी का स्लो डाउन आफ्टर द कोविड के बाद में, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो प्रेजेंट समय में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो फूड का जो इनसिक्योरिटी है, फूड का जो सिक्योरिटी का जो इनिशिएटिव्स है उसको ये वल्नरेबल कंडीशंस के अंदर डेवलप करते हैं। प्रेजेंट समय का ये जो सिचुएशंस है, फूड जो सिक्योरिटी का जो यहाँ पे डिमांड है उसको आप देखिए कि इनसिक्योर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन, आप देखिए या जो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है क्वालिटी फूड का, जो क्वालिटी आप देखिए कि डाइट का जो एक्सेसिबिलिटी है उसके वो भी एक बेसिकली यहाँ पे कंसर्न्स है। और अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ डाइट है, जो यहाँ पे अगर आप पुअर पर्सन हो तो आप सभी जो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग में जो डाइट है उसको नहीं कैरी कर सकते हो। तो फूड का जो सफिशिएंस प्री रिक्वायरमेंट है, अगर आपको हंगर को एलिमिनेट करना है, अगर आपको हंगर को एलिमिनेट करना है तो फूड का आप देखिए कि सफिशिएंट वे में रिक्वायरमेंट होना चाहिए। फूड का आपको सफिशिएंट वे के अंदर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। बट नेशंस के द्वारा अगर इसको अचीव करना है तो आप देखिए कि कुछ यहाँ पे कंसर्न्स हैं कि कैसे फूड सिक्योरिटी है उसको अचीव नहीं किया जा सकता है। एक तो स्टूडेंट्स परचेजिंग जो पावर पैरिटी है, परचेजिंग जो यहाँ पे परचेज करने का जो कैपेसिटी है उसके अंदर डिक्लाइन हुआ है। थाली इकोनॉमिक्स जो कि आपने इकोनॉमिक्स सर्वे के अंदर रीड किया होगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो हेल्दी डाइट का जो कॉस्ट है वो भी कंटिन्यूस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। जो हेल्दी डाइट है उसका जो कॉस्ट है वो भी कंटिन्यूस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अनहेल्दी डाइट का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर लैक ऑफ प्रोटीन है। लैंडसेंट का एक रिपोर्ट है ईट, उसके अंदर बताया गया है कि इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे पर्सन्स हैं उनके डाइट के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट का जो प्रेजेंस है वो हाई देखने के लिए मिलता है। प्रोटीन का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है उसके बारे में डिस्कस किया गया कि कैसे फूड का जो सफिशिएंट है वो इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट है। बट आप देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में ओबेसिटी है, वेस्टिंग का जो प्रॉब्लम्स है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को बताया गया है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनएसएसओ के एक डाटा के बारे में भी बताया गया कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पर्सन्स हैं, 3.2% टोटल पॉपुलेशन के लोग हैं जो 2 मील्स का जो फूड है उसको अराउंड 60 डेज या 30 डेज के अराउंड आप देखिए 2 मील्स उनको नहीं कैरी आउट कर सकते हैं। इतना उनके पास में जो परचेजिंग पावर का जो पैरिटी है या परचेजिंग पावर का जो कैपेसिटी है, हेल्दी डाइट का जो कैपेसिटी है वो नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे फूड के एक्सेस के बारे में और उसका इक्विटेबल एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया गया।
स्टूडेंट्स जो राइट टू फूड है फॉर बेटर लाइफ एंड फ्यूचर, जिसको कि आप देखिए कि यहाँ पे एज ए थीम के रूप से सेलिब्रेट किया गया है 2024 के इस वर्ल्ड फूड डे के रिगार्डिंग में, कि हर एक पर्सन को राइट है फूड का, यहाँ पे राइट है फॉर द बेटर लाइफ एंड फ्यूचर। आप देखिए कि राइट टू फूड को बताया गया है, राइट टू फूड है फॉर बेटर लाइफ एंड फ्यूचर, भविष्य के लिए और आप देखिए कि जीवन के लिए यहाँ पे राइट टू फूड हर एक पर्सन का यहाँ पे राइट बताया गया है। फाओ, IFAD एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिनके द्वारा इंडिया के साथ में कोलिब्रेट करते हुए फूड का जो एक्सेसिबिलिटी है, जो अवेलेबिलिटी है, उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाए उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया कि इंडिया के द्वारा फूड का जो यहाँ पे डिमांड है उसको फुलफिल करने के रिगार्डिंग में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट के अंदर में। हाई यील्ड वैरायटी के जो यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी के आप देखिए कि जो सीड्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। हर एक एरिया के अंदर सब्सिडी को दिया गया। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा अचीव किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू में, जिससे कि फूड का जो अवेलेबिलिटी है, जो फूड सिक्योरिटी है, उसको बूस्ट किया जा सके। इसके साथ ही आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा ब्लू रिवॉल्यूशन है जो कि यहाँ पे मेरीन फूड की रिगार्डिंग में है, जिससे कि यहाँ पे डाइवर्स फूड है वो अवेलेबल रहे। वाइट रिवॉल्यूशन है जो कि आपको मिल्क के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। तो बेसिक मैंडेट यही था वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन का, कि डाइवर्स फूड है जो यहाँ पे डिमांड है हर एक पर्सन का, उसको एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी बताया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू फोर्टिफाइड जो फूड है वो प्रोवाइड किया जाता है। ग्रेन्स तो प्रोवाइड ही किए जाते हैं, बट आप देखिए कि आपको 800 जो मिलियन के आसपास जो लोग हैं उनको फोर्टिफाइड फूड को भी प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है। फोर्टिफाइड फूड क्या है? सपोज कीजिए अभी राइस के बारे में कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि राइस है उसको यहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे उनका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो यहाँ पे डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ चैलेंज है उसको भी डिस्कस किया गया है कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसी के अंदर कुछ चैलेंज है जो आने वाले समय के अंदर इस डिमांड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जो डिमांड है उसको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स को रेज किया गया। फर्स्ट आप देखिए कि हमारा जो ज़मीन है जहाँ से एग्रीकल्चर फूड है वो प्रोड्यूस होता है, तो स्टूडेंट जो लैंड का जो होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर है। हमारे 82% के आसपास जो फार्मर्स हैं उनके पास में आपको लेस देन 2 हेक्टेयर, 82% जो फार्मर्स हैं उनके पास में आपको लेस देन 2 हेक्टेयर का जो ज़मीन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो कंटिन्यूस आप देखिए कि जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है उसकी वजह से भी यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी जो प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग में डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स लैंड का फर्स्ट इश्यू है। सेकंड आप देखिए कि पानी का अवेलेबिलिटी, हमारे यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है जिसको मैक्सिमम यूज किया जाता है इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि जो ग्राउंड वाटर है जिसको यूज किया जाता है इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से उसका भी यहाँ पे डिक्लाइन है। तो ये एक सेकेंड कंसर्न यहाँ पे ये है। वाटर यूज एंड सोइल का जो मैनेजमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए, सोइल हेल्थ कार्ड को जैसे चलाया गया, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि सोइल हेल्थ कार्ड है जो यहाँ पे प्रॉपर वे में हाई यील्ड वैरायटी है उसको किस तरीके से अचीव किया जाए, कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, तो उन सब कुछ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। जो हमारा फूड एक्सेस है उसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स है जिसको कि बताया गया आने वाले समय के अंदर में। फूड का जो वेस्ट है वो भी एक यहाँ पे एक मेजर इश्यू है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताया गया कि अगर हमारा पर हेक्टेयर एरिया के अंदर यील्ड है, आप देखिए यील्ड है अगर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये ना माना जाए कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के अंदर में जो क्वालिटी फूड है वो भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे बेसिकली बताया ये गया है कि काफ़ी सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो पर हेक्टेयर फूड का जो अवेलेबिलिटी है, पर हेक्टेयर फूड का जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुआ, बट वहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उस व्हीट के अंदर में, या आप देखिए कि राइस के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जैसे कि जिंक है, आयरन है, उनका जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हुआ है। स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक मॉडल को सजेस्ट किया गया है कि तेलंगाना के वहाँ पे
सागा भागु नाम का एक मॉडल है, सागा भागु नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको चलाया गया है। सागा भागु नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट है, उसको चलाया गया है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए वाटर का जो एफिशिएंट वे में यूज किया जाए, यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको किस तरीके से अचीव किया जाए, उसके बारे में वो प्रोजेक्ट है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबिलिटी आप देखिए कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको फूड के अंदर में आप जो फूड सिक्योरिटी है या जो हेल्दी डाइट है उसको इंश्योर करना है। स्टूडेंट्स 1967 के समय आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा यूएपीए एक्ट है वो लाया गया था, यूएपीए एक्ट है वो लाया गया था। आप देखिए कि अनलॉफुल कोई भी एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में ये कानून है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई अनलॉफुल एक्टिविटी को कैरी आउट किया जाए। बट स्टूडेंट्स आप देखिए कि प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे पर्सनस के ऊपर ये केस है वो यूएपीए के थ्रू लगा दिए जाते हैं, बट उनका टू मच जो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। ओवर देन 3 ईयर के आसपास का वो समय है जब से उनके पास में इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग है। तो आप देखिए कि डिले प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि प्रोसेस ही यहाँ पे पनिशमेंट के रूप से ना वर्क करे, प्रोसेस ही कम्प्लीटली पनिशमेंट के रूप से ना वर्क करे। यहाँ पे समय समय पे इन्वेस्टिगेशन है, एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया जाए। स्टूडेंट्स नोबल जो इकोनॉमिक प्राइज है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि इकोनॉमिक्स का जो नोबल प्राइज है वो 3 पर्सन्स को यहाँ पे अनाउंस किया गया। किसके रिगार्डिंग में अनाउंस किया गया है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होते हैं कैसे वो प्रोस्पेरिटी है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे हमारे जो नेशंस हैं वो फेल हुए हैं जो इंक्लूसिव वे के अंदर में प्रोस्पेरिटी को अचीव करने के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि यहाँ पे बताया ये गया है कि अगर 20% अगर हम कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करें, जो टॉप 20% के जो कंट्रीज़ हैं, आप देखिए कि उनके पास में जितना वेल्थ है, जो डाउन के जो आप देखिए कि बॉटम के जो 20% कंट्रीज़ हैं उनकी वेल्थ का 3 टाइम्स आपको, उनका जो वेल्थ का जो 3 टाइम्स वेल्थ है वो आप टॉप 20 कंट्रीज़ के पास में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बिहाइंड के रीजन्स क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो डोमिनेशन होना, कॉलोनियल रूल भी एक रीजन है, और भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं। इंडिपेंडेंस के बाद में भी कंट्रीज़ के द्वारा आप देखिए कि हर एक एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा, कुछ एरिया आपको मोर डेवलप देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट 2017 के समय आप देखिए कि स्पेन के वहाँ पे कैटलोनिया नाम का एक रीजन है। स्पेन के वहाँ पे, स्पेन का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट को जब आप देखते हो तो वहाँ पे आपको कैटलोनिया नाम का एक रीजन देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि वहाँ के लोगों का यही डिमांड था कि उनको सेपरेट नेशन के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा मैक्सिमम जो रिवेन्यू है वो दिया जाता था। बाकी अदर एरियाज़ के अंदर वो रिवेन्यू है उसको गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम डिस्कस करें, कुछ आपको हाईली डेवलप्ड कंट्री स्टेट्स वो देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप देखिए महाराष्ट्र है, गुजरात है, जहाँ पे इंडस्ट्री का अच्छा यूटिलाइजेशन है, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में आपको देखिए एक अच्छा डिमांड है। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनको कभी इकोनॉमिस्ट के द्वारा बीमारू स्टेट का टाइटल दिया गया था, जहाँ पे आप देखिए कि पर कैपिटा जो इनकम सही नहीं है। आप देखिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा टू मच जो एक्सपेंडिंग्स है उनको कैरी आउट करना होता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से जो इनइक्वलिटी है वो क्रिएट होता है। बट आप देखिए कि हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो यहाँ पे प्रॉपर डोमेन के अंदर नहीं है, इंक्लूसिविटी वहाँ पे नहीं है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्रिज प्रोग्राम, काफ़ी सारे ऐसे ब्रिज प्रोग्राम्स हैं जिनको चलाया गया है कि उन्हें स्टेट्स के वहाँ पे उन डिस्ट्रिक्ट्स को मेन स्ट्रीम के अंदर ऐड किया जाए, बेसिक जो थिंग्स हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। कंटेनर्स के पर्सपेक्टिव से है नेक्स्ट न्यूज। आप देखिए ये जो 3 पर्सन है जिनको कि नोबल इकोनॉमिक्स का जो प्राइज़ है वो दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1968 का वो समय है जब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो नोबल प्राइज़ है उसको स्टार्ट किया गया था। अभी तक 3 वुमेन्स है जिनको कि नोबल प्राइज़ है वो दिया गया है। 3 महिलाएं हैं जिनको कि इकोनॉमिक्स का जो नोबल प्राइज़ है वो दिया गया है। लास्ट ईयर भी दिया गया था स्टूडेंट, तो ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स आप देखिए कि यूपी पीसीएस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ करता है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट वुमेन कौन है। जब 2019 के समय जो अभिजीत बनर्जी का जो वाइफ है, जब डेफ्लो, ईस्टर डेफ्लो है उनका नेम, जब उनको अनाउंस किया गया था स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का नोबल प्राइज़,
तो आप देखिए उस समय ये क्वेश्चन टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था, लास्ट ईयर भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था, तो पीसीएस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट वुमेन का नेम आप यहाँ पे रीड करना, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का, तीनों नेम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कंटेनर्स के पर्सपेक्टिव से है, इंडिया को अपना जो ट्रेड है, इंडिया को अपना जो ट्रेड है उसको बूस्ट करना है, ट्रेड को इंक्रीज करना है। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे ट्रेड को जब भी आपको कैरी करना है तो कंटेनर का आपका प्रेजेंस ज़रूर से होना चाहिए। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी यहाँ पे सिटीज़ सॉरी साइट्स हैं जिनके जहाँ पे कंटेनर का जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, एक तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कॉस्ट आपको हाई देखने के लिए मिलेगा। टोटल जो कंटेनर प्रोड्यूस हुआ करते हैं हमारे कंट्री के अंदर में, चाइना के साथ अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। आप देखिए कि वहाँ तो मिलियंस के अंदर में कंटेनर का जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स इंडिया को भी कंटेनर का जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करना चाहिए। अभी आप देखिए कि हमने मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको लॉन्च किया गया था। आपको हमारे यहाँ पे आप देखिए कि अंडमान निकोबार के वहाँ पे जो निकोबार प्रोजेक्ट के थ्रू गालेथिया बे के अंदर एक पोर्ट है उसको डेवलप किया जाना है। वाधवन हमारा यहाँ पे पोर्ट है जो लार्ज लेवल के ऊपर कंटेनर्स को हैंडल किया जाएगा, कार्गो को हैंडल किया जाएगा उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है तो कंटेनर जो इंडस्ट्री है उसको भी यहाँ पे डेवलप किया जाए जिससे कि जो कॉस्ट उसका कम देखने के लिए मिले। जो यहाँ पे कंटेनर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिससे कि हम बूस्ट कम्पीट है वो कर सकें। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कोस्ट लाइन भी काफ़ी अधिक है, पर जब भी हम फिश का जो यहाँ पे शिप का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस किया करते हैं। तो स्टूडेंट शिप का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इंडिया का जो रेशियो है वो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि कनाडा के द्वारा इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, इंडिया के द्वारा उनको रिजेक्ट किया गया है, डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया गया है। वियना कन्वेंशन आपको हमने कल भी रीड किया था वियना कन्वेंशन के बारे में कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि कनाडा के द्वारा जो 5 आई अलाइंस है उनके साथ में भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। 5 आई अलाइंस जो कि एक इंटेलिजेंस अलाइंस का ग्रुप है 5 कंट्रीज़ का, जिसके साथ भी डिस्कस किया जाएगा इंडिया का किस तरीके से रोल है उन सभी के बारे में। इंडिया के द्वारा हर एक जो यहाँ पे एलिगेशंस है उसको रिजेक्ट किया गया है। लास्ट ईयर आप देखिए कि कनाडा के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस लगाए गए थे वहाँ पे एक पर्सन है जिसके असैसिनेशन के रिगार्डिंग में। यूनाइटेड अरब अमीरात से आप देखिए कि इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात का 2022 के समय आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू काफ़ी सारा जो सिल्वर है वो इंपोर्ट हुआ है, इवन डेट्स यहाँ पे इंपोर्ट हुए हैं। और आप देखिए कि प्लेटिनम का भी कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जिनका इंपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स इंडियन अथॉरिटीज़ का यहाँ पे आप देखिए कि कंसर्न्स यही है कि क्या किसी अदर कंट्री के द्वारा आप देखिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात के यहाँ पे सेंड किए गए हों, उसके बाद में हो सकता है यूएई से आप देखिए कि इंडिया के लिए आए हों, क्योंकि इंडिया और यूएई का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इंडिया के ये कंसर्न्स हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है कि कहाँ से वो प्रोडक्ट वो ओरिजिन हुआ है, किस कंट्री से ओरिजिन हुआ है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इंडिया के द्वारा यूएई को रिव्यू करने के बारे में बताया गया कि जो सिल्वर के जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका कि इंपोर्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद से, तो उसका यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको यूनाइटेड अरब अमीरात का जो लोकेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अरेबियन पेनिनसुला है वो सिचुएटेड है। सपोज कीजिए अरेबियन पेनिनसुला है वो सिचुएटेड है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो ओमान है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको ओमान है, यहाँ पे आप देखिए कि यमन है, यमन के अंदर कौन है, होती रिबेलियंस है, यहाँ पे ओमान है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ही आप देखिए कि जो पर्शियन जो यहाँ पे जो अरेबियन जो पेनिनसुला है उसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसके यहाँ पे आपको यूनाइटेड अरब अमीरात है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे कतर सिचुएटेड है, कतर के वहाँ पे बहरीन है नियर बाई एरियाज़ के अंदर ही। पर आप देखिए कि इसको एक बार सही से रीड करते हैं। तो स्टूडेंट सपोज़ कीजिए ये यहाँ पे जो अरेबियन पेनिनसुला है यहाँ पे ईरान का ये पार्ट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे गल्फ़ ऑफ ओमान है, ये ओमान का पार्ट है। ये यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात आपको देखने के लिए मिलेगा।
यहाँ पे आप देखिए कि कतर सिचुएटेड है, कतर के वहाँ पे बहरीन सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स ये जो वाटर बॉडी का जो एरिया है इसको हम पर्शियन गल्फ के नाम से जानते हैं। ये गल्फ ऑफ ओमान है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो इनको कनेक्ट करता है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज का जो एरिया है। और आप देखिए कि ईरान के द्वारा बोथ वाटर बॉडीज़ के अंदर अपना एरिया शेयर किया जाता है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के यहाँ पे भी। और आपको एक और जानकारी यहाँ पे होना चाहिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे जो कैस्पियन सी है उसके साथ पे भी अपना एरिया शेयर किया जाता है। तो ये कुछ आपको लोकेशंस ज़रूर से पता होना चाहिए। लास्ट 1 ईयर से ये लोकेशंस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए कि इजराइल के वहाँ पे एक जो लॉ एनफोर्सर जो ऑफिसर हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर नाइफ के थ्रू अटैक किया गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो फ्रांस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा सीज फायर एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किया गया था कि जो इजराइल है उसके द्वारा सीज फायर जो एग्रीमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए। तो इजराइल के द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा यूनिलेटरली वे में जो सीज फायर है उसको नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि अफ़गानिस्तान के बारे में है। आपको अफ़गानिस्तान के बारे में पता होना चाहिए, तालिबान जब से वहाँ पे पावर के अंदर आया है तो उनके द्वारा कुछ मोरल लॉज बताए गए हैं कि टीवी चैनल्स के द्वारा जो लिविंग थिंग्स हैं उनको नहीं कैप्चर किया जाएगा। तो टीवी चैनल्स के द्वारा भी जो लिविंग थिंग्स हैं उनका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है या उनका जो लाइव टेलीकास्ट है उसको यहाँ पे रोका गया है। वेनेजुएला आप देखिए कि लैटिन अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट के वहाँ पे सिचुएटेड है। पेट्रोलियम के प्रोडक्शन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। वेनेजुएला के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि अपोजिशन के जो एक्टिविस्ट हैं, जो लीडर हैं, उनके द्वारा देश से बाहर चले गए हैं इस तरीके से। वेनेजुएला के बारे में आपको एक और जानकारी ये होना चाहिए कि वेनेजुएला के वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो डिसअपियर हो चुके हैं। पेट्रोलियम का काफ़ी अच्छा उनके वहाँ पे प्रोडक्शन है, उसके जो प्रोडक्शन या रिजर्व आपको देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट आप देखिए इजराइल के द्वारा यूएस का जो असिस्टेंस रिस्क है उसके द्वारा बताया गया कि इजराइल के द्वारा गाजा के अंदर में जो फूड का जो एड है उसको अलाउ करना चाहिए। आप देखिए कि इजराइल के स्ट्राइक के अंदर में 50 के आसपास लोगों का डेथ हुआ है। यहाँ पे कम्प्लीटली आप देखिए कि जो वायलेंस का जो न्यूज़ है वो मेंशन किया गया। और नेक्स्ट आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन के बारे में है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा आप देखिए कि ईरान के अगेंस्ट में, ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहाँ पे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं कि उनके द्वारा मिसाइल का जो सप्लाई किया गया है रसिया को। तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में आपको कुछ कंट्रीज़ का जो अलाइंस देखने के लिए मिलता है, ईरान है, रसिया है, चाइना है, जो कंटिन्यूस वायलेंस कन्फ्लिक्ट किसी एरिया को अनेक्स करना, इस वजह से ये जो कंट्रीज़ हैं वो न्यूज़ के अंदर में है। तो स्टूडेंट्स ये आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन था। आप उन टॉपिक्स को रीड कीजिए जो भी यहाँ पे मेंशन है, इनको रिवाइज भी कीजिए, टाइमली बेसिस पे रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।